गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे आंग्ल मराठा संबंधों की। जो आंग्ल मराठा संबंध है ये आपका जो टॉपिक है ये आपका थर्ड ईयर में फर्स्ट जो पेपर है उसमें फर्स्ट यूनिट में है। आंग्ल मराठा मतलब अंग्रेज और मराठों के मध्य जो संबंध थे उनको बोला गया है आंग्ल मराठा संबंध। जब हम बात करते हैं इसकी भूमिका की या पृष्ठभूमि की, देखते हैं कि शिवाजी जिसने इस मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, उन्होंने मराठाओं का वर्चस्व बहुत अधिक दक्षिण भारत में बढ़ाया। पूरे मुगल काल में जब औरंगजेब का काल था उसमें वो छाए रहे। उसके बाद आते हैं शाहू, और शाहू के बाद के काल में जो पेशवा, शाहू के अधीन जो पेशवा पद था वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। और उनके अधीन रहते हुए मराठों ने न केवल दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व फहराया, अपितु उत्तर भारत में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इसमें उत्तर भारत में जैसे महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस, इन्होंने इनकी भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण रही। अब हम देखते हैं कि बात आते हैं कि जब भारत में एक तरफ मराठाओं का साम्राज्य चल रहा था दक्षिण में, उत्तर में उस काल में उसमें उत्तर भारत में जो मुगल साम्राज्य था वो अपने पतन की ओर उन्मुख होने लग गया था। औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक हुए वो इतने योग्य नहीं थे कि वो मुगल साम्राज्य जो विशाल था उसको बनाए रख सके। इससे क्या हुआ, इससे धीरे धीरे जो प्रांतीय शक्तियाँ थी वो सबल होती गई और वो उन्होंने अपना अलग से साम्राज्य स्थापित कर लिया। वो सिर्फ नाम मात्र के मुगल साम्राज्य के अधीन थे। अब हम जब बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में जो इस समय जो महत्वपूर्ण शक्तियां थी वो थे निज़ाम, जो हैदराबाद का जो साम्राज्य था वो, इसके अलावा मराठे, और तीसरा था मैसूर के हैदर अली। और इन्हीं के बीच कहीं ना कहीं अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी बस्तियां बसा रहे थे, व्यापारिक केंद्र बना रहे थे। लेकिन इस काल तक आते आते अंग्रेज जो व्यापारिक कंपनी थी धीरे धीरे अपने साम्राज्य विस्तार की ओर अग्रसर हो रही थी। इससे पहले उसने बंगाल में तो अपना साम्राज्य विस्थापित कर लिया था, तो छोटी छोटी उसने फैक्ट्रियों के अलावा उसने बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए थे। वो दक्षिण में भी ऐसे अधिकार प्राप्त करना चाहती थी। तो हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो प्रारंभिक काल में अंग्रेजों की जो मराठों के प्रति नीति थी वो 3 बिंदुओं पर आधारित थी। पहला, दक्षिण की शक्तियों में आपसी संघर्ष। दूसरा, मराठों को घरेलू झगड़ों में फंसाना। और तीसरा, कुछ दक्षिण क्षेत्रों पर अधिकार कायम करना। हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। अंग्रेज चाहते थे कि जो दक्षिण की शक्तियां हैं, मैंने आपको पहले बताई कौन कौन सी। पहली है हैदराबाद के निजाम, दूसरी है आपका मैसूर में हैदर अली, और तीसरा है आपके मराठा जो पूना का उनका हेडक्वार्टर था। ये चाहते थे कि तीनों आपस में लड़ते रहें, क्योंकि अगर ये तीनों संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाएंगे तो अंग्रेजों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात है मराठों को घरेलू झगड़ों में फंसाना। अंग्रेजी जानते थे कि इन तीनों शक्तियों में सबसे जो सर्वाधिक महत्वाकांक्षी वो कौन है, मराठा। अतः मराठों को अपने घरेलू झगड़ों में फंसाए रखा जाए, जिससे बंगाल और उत्तरी भारत में अंग्रेजों को उनको जो बढ़ते हुए साम्राज्य है उसमें हस्तक्षेप करने का मौका मराठों को ना मिले। तीसरी बात आती है दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र जो पश्चिमी तट पर हैं, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन सकते हैं, वह सालसेट, बसीन, गुजरात का कुछ भाग, ये कंपनी को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। प्रारंभ में अंग्रेजों की नीति ये थी, और इन्हीं नीतियों को अग्रसर करते हुए उन्होंने दक्षिण भारत में अपनी अनेक कदम चलना शुरू किए। जब हम बात करते हैं मुगल मराठा जो युद्ध हुए उससे पहले की, उसके पहले जो मुगल मराठा संबंध थे, अगर हम उनकी बात करते हैं तो देखते हैं कि अनेक बार क्या हुआ, जो अंग्रेज जो थे अपने व्यापारिक जो प्रतिनिधि थे उनको भेजते थे मराठाओं के पास पूना में, ताकि उनको कुछ अधिकार प्राप्त हो सके, पर उनको ऐसा नहीं हो पाया। 1758 में अंग्रेजों और मराठों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार अंग्रेजों ने मराठों से 10 गांव प्राप्त किए तथा मराठा क्षेत्र में कुछ व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त की। 1759 में ब्रिटिश अधिकारी प्राइस और थॉमस मॉडसन पूना गए, और ये दोनों चाहते थे कि उनको सालसेट और बसीन मिल जाए, किंतु इस काल में जो आपका पेशवा था माधवराव प्रथम, उनको उनकी बिल्कुल नीति पसंद नहीं आई और उन्होंने उनको मना कर दिया। इसके बाद बात आती है 1767 की। 1767 में थॉमस मॉडसन वापस पूना गया, और फिर वो वापस उसने सालसेट और बसीन की मांग की, लेकिन उनको वापस ये भी नहीं मिल पाए, क्योंकि जो माधवराव जो पेशवा थे, माधवराव फर्स्ट, वो चाहते थे कि अंग्रेज
उनकी सहायता करे, किसके विरुद्ध? मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध। लेकिन अंग्रेज इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों ने ये एक आश्वासन जरूर दिया कि यदि मराठों से अगर किसी तीसरी शक्ति से युद्ध होता है तो अंग्रेज उस शक्ति की सहायता नहीं करेंगे और अंग्रेज कभी भी मराठों पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये उस काल की महत्वपूर्ण सफलता थी। लेकिन 1772 में जब मधुरा फर्स्ट की मृत्यु हो गई, उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया, क्योंकि उसके बाद के जो पेशवा थे वो अयोग्य थे, वो उस साम्राज्य को उतना नहीं बना सके। और इस चीज का फायदा कौन उठाना चाहते थे? इस चीज का फायदा अंग्रेज उठाना चाहते थे। और अब उन्होंने अपने धीरे धीरे नीतियों में परिवर्तन कर दिया। धीरे धीरे परिस्थितियां भी ऐसी बनी कि अंग्रेज खुद ही यहाँ इस जो मराठा साम्राज्य था उसमें आके अपना हस्तक्षेप करने लगे। अब हम बात करेंगे जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इसका कार्य टाइम पीरियड था 1775 से 1782 सॉरी। इस काल में जो हुआ, जैसे ही 18 नवंबर 1772 को पेशवा माधवराव की मृत्यु हुई, उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पेशवा बना उसका भाई नारायण राव। लेकिन नारायण राव का चाचा जो रघुनाथ राव था, वो राघव के नाम से प्रसिद्ध था, वो स्वयं शासक बनना चाहता था। तो उसने क्या किया? उसने अगस्त 1773 को नारायण राव की हत्या करवा दी और अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। कुछ मराठा सरदारों ने नाना फडणवीस के नेतृत्व में इसका विरोध किया। नाना फडणवीस ने राघोबा को ये गलत साबित किया और उसने पेशवा जो पद था उसमें उसको खाली रखा और 12 संसद के नाम से एक शासन प्रबंध के लिए कमेटी बना दी। ठीक है। जब नारायण राव की मृत्यु हुई थी तो उस समय उसकी पत्नी थी, वो गर्भवती थी। उसकी पत्नी का नाम था गंगाबाई। उस गर्भवती पत्नी से 18 अप्रैल 1776 को एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया माधवराव द्वितीय। और 12 जो संसद थी उन्होंने पेशवा पद के लिए इसको नामांकित कर दिया और जो 12 संसद थी उसको वो उसका कार्य संभालती थी। और 12 संसद ने राघोबा को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। इससे क्या हुआ? राघोबा दिसंबर 1776 में कहाँ चला गया? उसने थाना पर आक्रमण किया, वहां वो पराजित हुआ। उसके बाद वो सूरत चला गया। सूरत में कौन थी? अंग्रेज बस्ती थी। और सूरत जाके उसने 6 मार्च 1775 को अंग्रेजों से सूरत की संधि की। इस संधि की जो महत्वपूर्ण धाराएं थी वो थी कि अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। ठीक है। और इस जो मदद है उसके एवज में जो राघोबा है, जो रघुनाथ राव है, वो बंबई को बसीन, सालसेट और जम्बूसर का प्रदेश देगा। इसके अलावा राघोबा की सुरक्षा के लिए 2500 सैनिक पूना में रखे जाएंगे, जिनका खर्च 1.5 लाख रुपए सालाना के हिसाब से राघोबा किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। इसके अलावा राघोबा कंपनी की बंबई शाखा को 6 लाख रुपए वार्षिक देगा। और राघोबा पूना से कोई शांति समझौता अगर भविष्य में करेगा तो उसमें किसको शामिल करेगा? उसमें अंग्रेजों को शामिल करेगा। तो हम देखते हैं कि सूरत की संधि से अंग्रेजों को मराठा राज्य में हस्तक्षेप करने का बहुत अधिक अधिकार मिल गया था। इससे पहले जब हमने 1775 में संधि की थी, उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो चुका था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये था कि जो मद्रास और बंबई की जो अंग्रेज शाखाएं थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल की परमिशन के बिना कोई समझौता नहीं कर सकती थी। ठीक है। तो जो बंबई ने जो समझौता किया तो उसका लेटर जब समझौता करके बाद कलकत्ता भिजवा दिया गया, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल ने इसका बाद में विरोध किया था। ठीक है। चूंकि कंपनी ने ये जो समझौता कर लिया था, इसके तहत उसने अपनी सेना किसको भेजी? राघोबा के साथ कहाँ भेज दी? पूना भेज दी। और 18 मई 1775 को अरास का युद्ध हुआ, अरास नामक स्थान पर, जिसमें मराठा पराजित हुए और अंग्रेजों ने क्या किया? सालसेट पर अधिकार कर लिया। किंतु मैंने आपको पहले बताया कि जो बंगाल जो गवर्नर जनरल था उसके परमिशन के बिना संधि की गई थी, तो उसने अपना हस्तक्षेप किया और उसने कहा बंबई सरकार को कि यह समझौता बिना बंगाल काउंसिल की स्वीकृति के है, इसलिए इस युद्ध को यहीं की यहीं बंद कर दिया जाए। और युद्ध बंद करने का जो आदेश दिया, और लेकिन जब युद्ध बंद नहीं हुआ तो बंगाल काउंसिल ने कर्नल अपटन को मराठों से बातचीत करने के लिए कहाँ भेजा? पूना भेजा। लेकिन पूना भेजा, लेकिन दोनों में समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि जो अपटन था वो सालसेट छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके अलावा वो राघोबा को भी सौंपना नहीं चाहता था। इससे क्या हुआ? वार्ता असफल हुई, वापस युद्ध छिड़ गया। जब वापस युद्ध छिड़ गया तो जो मराठा इसमें विजयी हो रहे थे, लेकिन इसी समय जो मराठाओं का एक विरोधी सरदार था, सदाशिवराव भाऊ, वो दूसरे मोर्चे पे मराठों से लड़ने लग गया। मराठा 2 मोर्चों पे युद्ध नहीं कर सकते थे, एक मोर्चा अंग्रेज और दूसरा सदाशिवराव भाऊ, इसलिए उन्होंने युद्ध बंद कर दिया।
और 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि हुई। 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि हुई। इस संधि में अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की है उसके लिए मराठा अंग्रेजों को कितने देंगे? 12 लाख रुपए देंगे। सूरत की संधि को रद्द कर दिया जाएगा। राघोबा को 3,15,000 रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी और राघोबा अब कोई सेना नहीं रखेगा, वो गुजरात के कोपर गांव में जाकर रह जाएगा। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए वो अंग्रेजों के पास ही रहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरंदर की संधि से अंग्रेजों को बहुत अधिक फायदा हुआ और मराठों को बहुत अधिक हानि हुई। इस संधि पर मराठों की ओर से सुखराम बापू ने और अंग्रेजों की ओर से कर्नल अपटन ने हस्ताक्षर किए। लेकिन जो वारेन हेस्टिंग्स था, जो उस समय जो गवर्नर जनरल था, उसने संधि को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसी बीच जो ये युद्ध संधि हो गई थी, इसके बावजूद भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, क्योंकि इसी समय जो ऐसी चालें चली गई कि जो सुखराम बापू था जिस संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब जब वो इस अपने पक्ष में आ गया है तो हम लोग दोबारा युद्ध करें तो कोई गलत नहीं होगा। इसी समय मराठों ने जो फ्रांसीसी राजदूत था सेंट लुबिन, उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, जबकि अंग्रेजों का कोई स्वागत नहीं किया गया था। तो अंग्रेजों को लगा कि जो मराठे हैं वो फ्रांसीसी ग्रुप की तरफ जा चुके हैं, इसलिए उन्होंने उन पर युद्ध करना या उन पर आक्रमण करना अपना अधिकार समझा। ठीक है, इसके बाद हेस्टिंग्स ने मार्च 1778 को बंबई सरकार को युद्ध करने का अधिकार प्रदान कर दिया। बंबई सरकार ने कर्नल एग्टस के नेतृत्व में एक सेना भेजी, किंतु जब वह मराठों के हाथों पराजित हुआ तब उसके स्थान पर कर्नल कॉकबर्ग की नियुक्ति की और इन दोनों ने किससे किया? मराठों से युद्ध किया। उस समय मराठा जो नेतृत्व करता थे वो थे महाजी सिंधिया और आपके मल्हारराव। इस समय मराठों की रणनीति बहुत अधिक काम आई। मराठे क्या हुआ? अपने युद्ध क्षेत्र से धीरे धीरे पीछे हटते गए और अंग्रेज उससे आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे चला कि अंग्रेजों को मालूम पड़ गया कि हमने मराठा सेना ने हमको 3 तरफ से घेर लिया है। तब जाके उन्होंने 29 जनवरी 1779 को उन्होंने क्या किया? बड़गांव की संधि की। इस बड़गांव की संधि की जो महत्व शर्तें थी वो थी कि अंग्रेज राघोबा को मराठों के हवाले कर देंगे और अब तक जिन मराठा प्रदेशों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया है वो किसको मिल जाएंगे? वो सभी प्रदेश मराठों को वापस सौंप दिए जाएंगे। और जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा नहीं करे तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी बतौर बंधक मराठों के पास कैद रहेंगे। तो हम शर्तों से देखते हैं कि बड़गांव की संधि अंग्रेजों की बहुत बड़ी पराजय थी। ये बहुत अधिक अपमानजनक थी क्योंकि अंग्रेजों को बंधक बना के रहना पड़ा था और इससे पहले जितने भी प्रदेश उन्होंने हथियाए थे, चाहे वो सालसेट का प्रदेश हो चाहे वो दूसरे वाले प्रदेश हो, वो उनको वापस करने पड़ेंगे और राघोबा जो मराठा को दुश्मन बनना पड़ा था उसको भी वापस करेंगे। ये संधि हेस्टिंग्स को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि हम युद्ध बंद नहीं करेंगे और उन्होंने क्या किया? हेस्टिंग्स ने कूटनीति चली और भोसले और निजाम दोनों को अपने पक्ष में कर लिया और सिर्फ हैदर अली जो मैसूर का राजा था वो ही मराठों के साथ रहा। अब हेस्टिंग्स ने 2 जो व्यक्ति थे उनको युद्ध करने के लिए भेजा। एक सेना कर्नल पोफम के नेतृत्व में भेजी गई और दूसरी कर्नल गार्डर के नेतृत्व में भेजी गई। कर्नल पोफम ने ग्वालियर पर अधिकार किया, उसके बाद उन्हें महाजी सिंधिया को पराजित किया और महाजी सिंधिया के पराजित होने के बाद 30 अक्टूबर 1781 को उसने महाजी सिंधिया से संधि की और इस संधि की महत्वपूर्ण धारा यह थी कि महाजी सिंधिया ने ये आश्वासन दिया कि वो पूना से अंग्रेजों का समझौता करवा कर ही रहेगा और उसमें उसकी निजी राय थी या निजी उसने अपनी मुचलका दिया। इसके बाद जो कर्नल गार्डर था उसने सबसे पहले बड़ौदा पर अधिकार किया। बड़ौदा के राजा फतेह सिंह गायकवाड़ को उन्होंने हराया और उसके बाद वो पूना की तरफ पड़े। पूना के निकट मराठों ने उसे काफ़ी क्षति पहुंचाई। उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रकार ये दोनों जो भीषण युद्ध चलता रहा, महाजी भी पराजित हो गए और बाद में लास्ट में एंड में 17 मई 1782 को सालबाई की संधि हुई। जो सालबाई की संधि थी इसकी जो प्रमुख शर्तें थी वो थी अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया और मराठों ने इसके बदले में राघोबा को 25,000 रुपये मासिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। दूसरा था लालसेट और भड़ोच को छोड़कर, सालसेट और भड़ोच को छोड़कर बाकी के जो राज्य थे वो सभी भूभाग किसको दे दिए गए? अंग्रेज वापस त्याग देंगे, वो किसको? मराठाओं को दे दिए गए। इसके बाद था
अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा तथा फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया। बड़ौदा के जिन भूभागों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था उन्हें वह पुनः बड़ौदा के शासक को लौटा दिया गया। इस संधि की स्वीकृति के 6 माह के अंदर हैदर अली जीते हुए प्रदेश लौटा देगा तथा वह पेशवा, कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। यदि हैदर अली समझौते के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो महाजी सिंधिया हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दे गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये सालबाई की संधि थी ये एक महत्वपूर्ण चरण साबित हुई किसमें, आंग्ल मराठा संबंधों में। जब इसके महत्व की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सालबाई की जो संधि थी इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तो ये पड़ा कि इससे अगले 20 वर्ष तक शांति बनी रही। अगले 20 वर्ष तक मराठाओं और अंग्रेजों में कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण होता कि इससे जो अंग्रेजों ने जो मराठों से संधि कर ली तो मराठों ने भी अंग्रेजों के कार्यों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया और अंग्रेजों ने भी मराठों के कार्यों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। इससे अंग्रेजों को उत्तर में विस्तार करने का मौका मिल गया। लेकिन अंग्रेजों ने जैसे अपना विस्तार किया वैसे मराठों को भी इन 20 वर्षों में अपना वर्चस्व स्थापित करने का मौका मिल गया, क्योंकि इस संधि से पेशवा की स्थिति सुदृढ़ हुई, महाजी सिंधिया का महत्व बढ़ा और वो मैसूर पर प्रभुत्व जमाने लगा। इसके अलावा महाजी सिंधिया को अंग्रेजों ने कह दिया था कि भाई आप अगर उत्तर में दिल्ली में कोई हस्तक्षेप करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने शाह आलम के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और शाह आलम पर महाजी सिंधिया का प्रभाव बढ़ गया और शाह आलम ने महाजी को मुगल साम्राज्य का वकील मुतलक भी नियुक्त किया। ये महत्वपूर्ण इसका क्या रहा, प्रभाव रहा। इसके बाद आता है मराठे व मैसूर की मित्रता का अंत। ये बहुत अधिक एक नुकसानदायक था भारतीय राजनीति में कि मराठे और मैसूर जो दक्षिण की दो प्रमुख शक्तियां थी वो हमेशा के लिए अलग अलग हो गई। अब अंग्रेजों ने इन दोनों को अलग कर दिया, मराठों से समझौता कर लिया। अब जब मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध हुए तो मराठे अलग रहे तो अंग्रेजों ने मैसूर को नष्ट कर दिया। पहले हैदर अली को मारा, उसके बाद टीपू को अंत कर दिया और जब मैसूर का अंत हो गया तो बाद में उन्होंने मराठों पर आक्रमण किया और मराठों का वर्चस्व भी अंत कर दिया। इसके बाद बात आती है आपके महाजी सिंधिया का वर्चस्व बढ़ा। मैं आप बता चुकी हूँ ये पॉइंट कि महाजी सिंधिया का इस काल में बहुत अधिक वर्चस्व बढ़ा। तो हम देखते हैं कि जो आंग्ल में जो प्रथम युद्ध हुआ 1782 से जो चला तो धीरे धीरे जो मराठे एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर सकते थे या जो भारत में जो मुगल साम्राज्य अपना अंतिम क्षण गिन रहा था उसका स्थान ले सकते थे, अंग्रेजों ने इस सपने को तोड़ दिया। ये सब जो मराठों के जो योग्य नेतृत्वकर्ता के अभाव के कारण हुआ। अगर मराठों के बीच ऐसा नहीं होता तो अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलता और मौका नहीं मिलता तो वो उस अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को मराठे रोक सकते थे, लेकिन जो शक्ति रोक सकती वो नहीं रोक पाई। दूसरा अंग्रेजों की जो महत्वपूर्ण नीति थी फूट डालो और राज करो की, वो इस कार्य महत्वपूर्ण सफल रही क्योंकि उसने मराठा और मैसूर संबंधों को तोड़ के रख दिया। जब उसने मैसूर का साथ दिया, देना की जरूरत थी, तब उसने मैसूर का साथ नहीं दिया मराठों ने और मैसूर को उन्होंने नष्ट कर दिया। तो हम देखते हैं कि इस जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था इसने भारतीय जो राजनीति उसको परिवर्तित दिशा में कर दिया, क्योंकि अब अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं, अंग्रेजों को रोकने वाला मराठा थे तो मराठों से समझौता करके अंग्रेज आगे बढ़ते रहे। मराठों ने उसका कोई विरोध नहीं किया और जो पेशवा थे जो वो इतने निर्बल हो चुके थे, इसके अलावा जो मराठे थे उनमें आपसी फूट थी उनके जो सरदारों में, उनको कोई एक करने वाला नहीं था। कुछ काल तक जब हम देखते हैं कि आगे काल तक कुछ काल तक नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया इस काम को करते रहे, लेकिन दोनों की मृत्यु के बाद तो ये भी सफल नहीं हो पाया। तो देखते कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था इस प्रकार से ये परिस्थितियों में ये हुआ। अब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की। ओके, धन्यवाद।